which contain pure capacitor, and then also we discussed AC circuit which contain pure inductor. ठीक है, तीनों किए थे. रेजिस्टेंस जो था AC सर्किट विथ प्योर रेजिस्टेंस, उसमें आपने ही बताया था मुझे कि E और I सेम फेज में है. कल बताया था आपने, E एंड I आर इन सेम फेज. कैपेसिटर के केस में आपको एक वर्ड याद करना है, आइस करके, आइस. कैपेसिटर के केस में करंट इज लीडिंग, एंड इंडक्टर के केस में उल्टा हो जाता है. इंडक्टर के केस में EMF या जो वोल्टेज अप्लाइड है दैट लीडिंग. उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, और एक न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क दिया था, दैट आप लोग करो. शेयर किया है कि आप लोग ने? कल एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा. आई होप यू हैव डन. किया है ना स्टूडेंट्स? हाँ, तो देखो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ. आपने ये मुझे बताया 1/ओमेगा c. ओमेगा का वैल्यू आपने 100 डाला है, ये देखो स्क्रीन पे देखो. हाँ सर. और c का वैल्यू आपने बोला है 10 × 10⁻⁻⁶. हाँ सर. ये सॉल्व करके 100 आने ही नहीं वाला है xc का वैल्यू. ये सॉल्व करके तो 1000 आएगा xc का वैल्यू. मैथमेटिक्स भी नहीं आ रहा है क्या? चेक करो, आपने xc रॉन्ग निकाला है, इसके लिए आगे भी रॉन्ग हुआ है. ठीक है, बाद में ठीक सर. हाँ 1000 आएगा xc का वैल्यू. ठीक है. हाँ, शुभांगी बागुल. शुभांगी बागुल, माइक ऑन करो बेटा. शुभांगी बागुल, प्लीज स्विच ऑन द माइक. शुभांगी बागुल. हेलो सर. शुभांगी बागुल. हाँ सर. हाँ, किया है क्या होमवर्क जो दिया था? हाँ सर किया है. आरएमएस करंट कितना मिला? आरएमएस करंट सर 0.1414. 0.1414. हाँ. ठीक है, मिली एम्पियर के एम्पियर, ऐसा कुछ मतलब एम्पियर? अब आप बोलेंगे उसमें कौन ध्यान देता है, वो सब तो हम लोग करते जाते हैं, ऐसे ही देखते थोड़ी है ना. किया होगा ना फिर. एम्पियर की मिली एम्पियर वो नहीं मालूम है? नहीं सर, मिली एम्पियर है. हाँ, सो यू आर गेटिंग द आंसर 0.1414 मिली एम्पियर. ये देखो, ये हाँ. हाँ. ये आरएमएस है. ठीक है, पीक करंट कितना मिला? पीक मतलब I0, जो पहले I0 ही निकला होगा पहले. सर मुझे भी 0.2 मिला है. 0.2 एम्पियर मिली एम्पियर? नहीं, आपने वो पीक करंट बोला ना, वो बोल रही हूँ. हाँ, पीक करंट भी तो मिली एम्पियर या एम्पियर में होगा ना. तो पीक करंट 0.2 क्या मिली हाँ, एम्पियर? मिली एम्पियर. सॉरी, मिली एम्पियर. ये देखो स्क्रीन पे लिखा है पीक करंट 0.2 मिली एम्पियर, बराबर. हाँ. तो बाद ये आपका ये कितना मिला? एक्सी कितना मिला? एक्सी सर एक्सी 100 मिला है. सब एक जैसे ही है. हाँ एक्सी सर, उधर एक्सी मेरा भी रॉन्ग 1000 हुआ है. है उधर. एक्सी 1000 है. हाँ सर. रॉन्ग है मतलब आपका भी. ऑफ करो माइक. चलो एक लास्ट स्टूडेंट से पूछ लेता हूं मैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक में. हाँ, ये वेदांत सुरलकर. वेदांत सुरलकर, माइक ऑन कर. हेलो सर. हाँ वेदांत, किया है क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर किया. XC का वैल्यू कितना है? XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस. XC 1 ओम. 1 ओम. XC 1 है. कैसे निकाला, थोड़ा बता सकते हैं मुझे? 1/ओमेगा c. ये देखो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, देखते जाओ. हाँ, फिर ओमेगा कितना पुट किया? ओमेगा मालूम है? हाँ 100. ये देखो मैंने डाल दिया. हाँ, C बताओ. 10 × 10⁻³ नहीं, 10⁻⁶ है. सॉरी. वो मैंने कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड दिया. माइक्रो मतलब 10⁻⁶ को बोलते हैं माइक्रो. आपने मिलीफैराड सुना क्या? माइक्रोफैराड बोला है. समझा? ओके सर. गया इधर ही आपका रॉन्ग हो गया. शायद इसके पहले वाला जो सम मैंने कराया था उसमें मिली था 10 मिली हेनरी, तो आपने शायद वो सोचा होगा कि वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में मिली दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मिली होगा. यहाँ पे मैंने माइक्रो बोला था. ठीक है, बंद करो.
अच्छा एक बात, XC निकालने के बाद आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है पीक करंट निकालने के लिए? पीक करंट की फॉर्मूला क्या यूज की है? ये XC is equals to E naught by I naught. XC इज इक्वल टू E नॉट बाय I नॉट। अच्छा इसमें ये E नॉट कितना है? E नॉट 20. अच्छा E नॉट होता क्या है? मतलब इफ आई टेल यू व्हाट इज द नेम ऑफ E नॉट, It's मतलब वो नेम कर ले। E नॉट को क्या बोलोगे आप? EMF वो मतलब जो अच्छा नॉट क्यों? E नॉट मतलब नॉट किसके लिए लिखते हैं? मतलब E नॉट वोल्ट। अच्छा वोल्ट के लिए नॉट लिखते हैं। तो आपने करंट में भी I नॉट लिखा है। I नॉट मतलब क्या? I नॉट भी मतलब वोल्ट। ये अच्छा I नॉट मतलब क्या है? I नॉट व्हाट डू यू मीन बाय I नॉट? व्हाट इज द नेम ऑफ I नॉट? I नॉट कौन सा करंट है? पीक करंट। तो उसी बेसिस पे उसी दिमाग लॉजिक लगाओ ना। E नॉट क्या हुआ? पीक EMF। PMF। हाँ अरे भाई, ऐसा लग रहा है स्टैचूज को पढ़ा रहा हूँ बैठ के। ठीक है ऑफ करो माइक भाई। ठीक है आई होप स्टूडेंट आप लोग करके आए ये सब चीजें। ठीक है काफी सारे स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दिया है। अब आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, अब मैं क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा है। कैपेसिटर माइक्रोफेरेड्स में गिवन है, माइक्रोफेरेड्स। तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ होता है। अब देखो मैं राइट आंसर्स बता रहा हूँ स्टूडेंट। राइट आंसर्स यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। XC जो है वो 1000 ओम्स है। उसके बाद I0 निकालोगे आप। I0 जो आएगा वो आएगा 20 मिली एम्पियर। अब जैसे आपको इसको लिखना है वैसे लिखो। 20 मिली एम्पियर लेकिन आएगा I0। अब I0 को डिवाइड बाय √2 करो। I0 डिवाइडेड बाय √2। When you did I0 डिवाइड बाय √2 ये RMS करंट है। कैलकुलेशन में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग कर सकते हो। 20 डिवाइड बाय √2 आप लोग कर सकते हो। मैंने बताया था √2 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 की। ये IRMS है। उसके बाद लास्ट में ना यू वांट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस करंट, द करंट एट एनी टाइम। वो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 20 साइन। हाँ इसके आगे मुझे चाहिए, साइन के आगे क्या आएगा? साइन के आगे क्या आएगा वो मुझे चाहिए। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बोलो अमन, बोलो अमन, बोलो। ओमेगा 100 टी प्लस पाई बाय 2। अमन बोल रहा है 100t प्लस पाई बाय 2। इज इट करेक्ट? यस। यस क्योंकि करंट लीडिंग करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का केस है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो इट इज 100t प्लस पाई बाय 2। स्टूडेंट दिस इज द आंसर्स। ये आंसर्स हैं। एक आंसर आपका ये है, इसको आपको आगे थोड़ा सॉल्व करना है इसको। और एक आंसर आपका ये है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कराने के बाद मैंने ये दिया था। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ महान शख्सियतें हैं जो नहीं करके आए क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। कुछ लोग को भूल गया, कुछ लोग को मैथमेटिक्स नहीं आता है, कुछ लोग गांव चले गए। ठीक है कुछ लोग ये लेक्चर छोड़ के चले गए बीच में, अभी लेफ्ट कर दिया क्योंकि सर पूछ ना ले हमसे। ठीक है जैसे महान लोग हैं यहाँ पे। ठीक है चलो जाने दो। अब किसी को अनपढ़ रहना है, किसी को नहीं पढ़ना है, मतलब इलिटरेट ही रहना है, तो अब क्या कर सकते हैं? रहने दो उनको, इट्स देयर विश। ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं। एसी सर्किट मैंने कल हम लोग ये कंप्लीट किया था, सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। आज मैं उसके आगे जा रहा हूँ। टुडे आई विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। दो न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट क्या मतलब है इसका? देखो ये भी हमारा एसी सर्किट ही होगा। हम लोग एसी सोर्स लगाएंगे। ये देखो एसी सोर्स जो मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड करता है, एसी सोर्स। लेकिन एलसीआर मतलब एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टर, तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। लुक एट दिस। सपोज ये एक रेजिस्टेंस, ये एक कैपेसिटर है, देख लो ध्यान से, और ये एक इंडक्टर है। लुक एट दिस सर्किट डायग्राम केयरफुली। अभी तक आपने क्या किया था? अभी तक आप ऐसा ले रहे थे, सर्किट विच कंटेन ओनली रेजिस्टेंस, सर्किट विच कंटेन ओनली कैपेसिटर,
या सर्किट विच कंटेन ओनली इंडक्टर। अभी क्या है, अभी तीनों एक साथ आ जाएंगे, ऑल ऑफ द थ्री विल कम टुगेदर। तो ऐसे सर्किट को बोलेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। LCR मतलब सेल्फ इंडक्शन, L डिनोट्स सेल्फ इंडक्शन, C कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस। सो सीरीज में देखो, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक के पीछे एक, सीरीज एलसीआर सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे एमसीक्यू भी काफी सारे बनते हैं जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं, इनफैक्ट सीईटी में भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट, इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने अप्लाइड ईएमएफ है ना, इस अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू, लेट्स से इट इज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब इन तीनों के ऊपर जो मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दी है, ठीक है। इनमें से भी करंट फ्लो होगा, करंट आई है सपोज। एक बात बताओ, ये ईएमएफ क्योंकि अल्टरनेटिंग है, द ईएमएफ इज अल्टरनेटिंग, तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा क्या? मतलब करंट भी चेंज होगा सर्किट का। करंट इवन दो अल्टरनेटिंग है, करंट इज अल्टरनेटिंग नो डाउट, लेकिन करंट तीनों एलिमेंट्स में से, दीज आर द थ्री एलिमेंट्स, ये जो तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट से सेम करंट जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट करंट पास होंगे? सेम। रीजनिंग, सीरीज में। क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में। सीरीज में जो करंट होता है ना, करंट विल बी थ्रू ऑल ऑफ दीज थ्री विल बी व्हाट, सेम। करंट तीनों से सेम पास होगा। तो देखो अभी इमेजिन करो कि करंट पास हो रहा है तीनों में से, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट इज पासिंग थ्रू देम, तो तीनों के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सपोज जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर, मतलब इंडक्टर की जो एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन जो वोल्टेज है उसको सिंबल देता हूं मैं EL, ये देखो डायग्राम में दिख रहा है ये EL सिंबल। EL इज अ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सिमिलरली कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स है ना, उनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट एनी टाइम, वो पोटेंशियल डिफरेंस है EC। एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस की जो एंड पॉइंट्स हैं, द वोल्टेज अक्रॉस द एंड पॉइंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो है ER। देखो ठीक है, देख लो, समझा? अब अगर ये डीसी सर्किट होता ना, सपोज ये डीसी होता, ये है एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग है सब, लेकिन बाय चांस अगर डीसी होता, तो पता है डीसी सर्किट में हम लोग क्या कर सकते हैं? डीसी सर्किट में सिंपल होता है ऐसा, ER प्लस EC प्लस EL, ये तीनों का जो प्लस होगा वो होगा टोटल E, टोटल वोल्टेज E। ये ना टोटल वोल्टेज कितना है, E अप्लाइड है ना, ये वाला E, टोटल वोल्टेज E एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER। ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये डीसी सर्किट नहीं है, ठीक है। डीसी सर्किट में ऐसे ही होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग है सब, ईएमएफ और करंट या वोल्टेजेस जो भी आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। तो हम क्या करेंगे पता है, आज हम लोग इनके फेजर्स बनाएंगे, फेजर्स। कल मैंने आपको फेजर्स समझाया था, इनके हम लोग फेजर्स बनाएंगे। फेजर्स आर द ओनली मेथड टू डील विथ दीस वोल्टेजेस। EL EC ER को अगर डील करना है, मतलब इनको आपस में ऐड करके सॉल्व करना है वगैरह, तो उसके लिए एक ही तरीका है, फेजर्स, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक हो गया आपका, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका ना फेजर डायग्राम बनाएंगे, इस एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम। ठीक है, ध्यान से देखना। एक बात बता, आपने मुझे बताया कि तीनों में से करंट सेम जाएगा, बराबर? करंट तो तीनों में सेम होगा, तो करंट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग विच इज कॉमन इन ऑल दिस एलिमेंट। तो मैं सबसे पहले करंट का फेजर बना लेता हूं। आई विल ड्रॉ द फेजर ऑफ द करंट। ये देखो, ये सपोज करंट का फेजर है, ये मेरा अजम्पशन है, मैंने इसे बना लिया। ये सपोज करंट का फेजर है, याद है ये, देखो। हाँ,
हाँ सॉरी स्टूडेंट, बीच में एक प्रॉब्लम आ गया। एक मिनट, एक स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या? देखो एक मिनट वापस। यस सर, क्लियर Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, बीच में थोड़ा इंटरनेट लॉस हुआ एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये जो आई नॉट है ये करंट का फेजर है, मतलब करंट जो फ्लो रहा है, करंट इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो उसको हमने फेजर से डिनोट किया है। अब आते हैं इंडक्टर में। लुक एट दिस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो EL है। एक्चुअली में ये EL क्या है, मतलब इस इंडक्टर में बैक EMF बनेगा ना, जो बैक EMF बनेगा दैट इज अ वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, वही EL है। EL इज अ लाइक बैक EMF। एनीबॉडी रिमेम्बर्स इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर के केस में कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड करता है कि करंट लीड करता है इंडक्टर के केस में? मतलब Voltage. EMF लीड करता है कि करंट लीड करता है? कुछ EMF वोल्ट EMF को ही मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ, हाँ कोई मैं वोल्टेज बोल सकता हूँ। हाँ, वोल्टेज और करंट में से कौन लीड करता है? वोल्टेज। हाँ, सो देखो ये इंडक्टर है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इंडक्टर है। पहले इंडक्टर पे फोकस करो। ये देखो, दिस इज अ करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर। नाउ यू सेड दैट वोल्टेज लीड्स इन केस ऑफ इंडक्टर, तो वोल्टेज लीड करता है, तो मैं इसलिए क्या करूंगा, वोल्टेज ऐसे बनाऊंगा। देखो, इज इट लीडिंग बाय 90 डिग्री ना इंडक्टर के केस में? yes sir तो देखो ये है, ये देखो ध्यान से देखो, ये जो एक मैंने फेजर बनाया है, इट्स अ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये देखो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है जो लीड करता है बाय 90 डिग्री कंपेयर टू द करंट। जो हमने पहले रिजल्ट्स फाइंड आउट किए ना, उन्हीं को मैं यूज करूंगा। कोई ज्यादा डिटेल में आपको पूछेगा नहीं कि ये प्रूफ करो ये वगैरह, सीधा बनाना है। ये देखो, समझा? ये EL है। ये जो मैंने EL लिखा है, सपोज दिस इज अ पीक वैल्यू ऑफ दिस EL, पीक वैल्यू के जितना हम लोग ये फेजर्स बनाते हैं। नेक्स्ट अभी कैपेसिटर पे आओ। एनीबॉडी रिमेंबर्स कैपेसिटर के केस में कौन लीड करता है, करंट की EMF? कैपेसिटर के केस में आइस वर्ड याद करो, करंट। करंट। करंट लीड करता है। क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज पीछे चलता है? यस। यस। तो देखो ये करंट है, करंट आपने ऑलरेडी बना चुके हो, ये करंट है, इट्स अ करंट थ्रू कैपेसिटर। तो वोल्टेज आपने बोला लैग करता है कैपेसिटर के केस में, करंट लीड करता है। तो देखो ये देखो, लुक एट दिस न्यू फेजर जो मैंने बनाया, न्यू वेक्टर, ये है EC। लुक एट इट, ये लैग कर रहा है, मतलब ये पीछे है। देखो आपको याद होगा फेजर्स है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये देखो, ये ऐसे है दोनों, जैसे ही रोटेशन चालू करेंगे मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे होंगे। ठीक, कुछ लोगों को डायग्राम, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये रोटेट हो रहे हैं, तो मतलब हमने तो ऐसे स्टेशनरी दिखाया है इनको। नहीं, ये सोचो एक्चुअली में रोटेट हो रहे हैं, दीज आर कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। मैंने इनका एक फोटो कैप्चर किया है, फोटो में थोड़ी घूमेंगे, फोटो में तो स्टेशनरी दिखेंगे ना। तो ऐसा है, दे आर कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, बट इट इज अ, यू कैन से वी आर टेकन अ फोटो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये ऐसे दिख रहे हैं। ये EC और ये I है, कौन लीड कर रहा है? देखो I लीड कर रहा है कंपेयर टू EC, दोनों ऐसे घूमेंगे देखो। ठीक है, नेक्स्ट ER आ जाते हैं। ER इज अ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस से AC करंट जाता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड द करंट बोथ आर इन सेम फेज। क्या? यस, सब लोग सेम फेज बोल रहे हैं, गुड। सेम फेज मतलब कोई लीड नहीं करेगा, कोई लैग नहीं करेगा, दोनों एक साथ चलेंगे ना। कल आपने डायग्राम बनाया भी था, सेम फेज मतलब ऐसा होगा। देखो लुक एट दिस, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं उस पर ध्यान से देखो। मैंने जो करंट वाला फेजर है ना, करंट के ऊपर देखो एक और फेजर बना दिया मैंने। ये जो ना, ये जो है करंट के साथ साथ है, इट इज ER। कोई भी मैंने बड़ा बनाया, कोई छोटा बनाया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे EL बड़ा बनाया है, EC छोटा बनाया है। इट्स माई अजम्पशन, ठीक है, इट्स माई अजम्पशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले EL को मैंने बड़ा बनाया EC से, बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर EL छोटा है EC से तो क्या होगा। फिलहाल मैंने EL बड़ा बनाया है EC से, आप भी वही बनाएंगे सेम। ठीक है, एक काम करो, यहां तक क्लियर है क्या? पहले दिस इज अ फेजर डायग्राम और ये आपका सर्किट है। पहले आप यहां तक पूरा लिख लो, जो भी है ड्रॉ कर लो, ड्रॉ अप टू दिस।
कैजान खान माइक ऑन करो। कैजान खान माइक ऑन करो। हेलो सर। हाँ कैजान, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? हाँ सर। दिख रहा है पूरा ना? हाँ। ठीक है, ये देखिए, ये फेजर डायग्राम है, देख स्क्रीन पे, है ना? हाँ सर। हाँ तो बता, इन केस ऑफ कैपेसिटर कौन लीड करता है करंट के वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर? सर करंट करता है। अच्छा, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस कौन लीड करता है रेजिस्टेंस के केस में? करंट के वोल्टेज इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट करना चाहिए ना सर। वोल्ट करना चाहिए ना? हाँ तो तुम बोलो, करेगा वो, उसमें क्या है? तुम जो बोलोगे वो करेगा वो। हाँ अच्छा, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है इन केस ऑफ इंडक्टर? ये जो है कॉइल, हाँ। इंडक्टर के केस में कौन लीड करता है, वोल्टेज की करंट? नहीं पता सर। हाँ थोड़ा बहुत, वो डिफिकल्ट भी टॉपिक है, हमने बहुत, साइंस है ही डिफिकल्ट साला, बहुत बेकार सब्जेक्ट है ना। ठीक है चलो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तुम होमवर्क किया है कल का? नहीं सर। इसलिए बीच में लॉग आउट कर दिया ना? नहीं सर, हम लोग के इधर लाइट का प्रॉब्लम रहता है। मैं वापस भी आ गया था फटक से। हाँ हाँ, फटक से जाता है, फटक से वापस आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बता, होमवर्क तो नहीं किया है? चलो, होमवर्क नहीं किया ना? नहीं सर, कल फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था एसी का। अच्छा, कल फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, क्यों? उससे हाँ। पहले वाले लेक्चर्स? नहीं, उसके पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए थे मैंने। रीजन? सर हम लोग के इधर आजकल है ना, जब से वो बीच में बिजली कड़क रहा है तब से लाइट का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो सर। बराबर, बिल्कुल ठीक है, माइक ऑफ करो। थैंक यू सर। ठीक है स्टूडेंट, ये ड्रॉ करके और सर्किट बना के हो गया क्या? Yes, sir. हाँ अच्छा, ये जो बीच बीच में मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ ना कि तुम चलो बताओ ये सब, बीच में माइक ऑन करवा के पूछता हूँ। अब ऐसा मत सोचो ना कि मैं सच में उनका नॉलेज चेक कर रहा हूँ या मुझे जानना है। आपको लग रहा होगा सर, हाँ सर उनका चेक कर रहे हैं कि कितना ध्यान दे रहे हैं। अब पता है मैं बीच में माइक ऑन करके क्यों पूछता हूँ सबसे? आपको लग रहा होगा कि शायद सर मतलब उनका चेक करना चाहते हैं वो कितना ध्यान दे रहे हैं वगैरह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे पता चल जाता है कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो कंटिन्यूअसली कमेंट्स में आंसर देंगे वो मुझे पता है वो ध्यान दे रहे हैं। मैं खाली है ना टाइम पास करता हूँ थोड़ा, हमको भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना बीच में। ठीक है, एक बात, अगर पूरा दिन पढ़ते रहोगे तो बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी लगता है ना? नहीं वैसे ही किस गधे का माइक ऑन है, तो वैसे ही हमें भी थोड़ा थोड़ा बीच में एंटरटेनमेंट लगता है ना। 1 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ा पढ़ा के ना, मैं बीच में थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप तो वो सपोज कॉमेडी वॉमेडी देखते होगे ना, ऐसे कपिल शर्मा या जोकर्स वगैरह देख लेते हो, बीच में कॉमेडी में आते हैं। तो मैं वो बस कॉमेडी के लिए देखता हूँ, थोड़ा ऐसे टाइम पास। ये जो भी सब एक्सक्यूज देते हैं वो मुझे पता है, सब एक्सक्यूजेस हैं और कुछ भी नहीं है, सब टाइम पास कर रहे हैं। सो बीच में सिर्फ मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाए। कॉमेडी के लिए इन लोग को बिठाया है, डोंट वरी। ठीक है, हाँ तो कॉमेडी हो गया, अभी इनका थोड़ा टाइम पास हो गया मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी डायग्राम हो गया, फेजर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो फेजर्स होते हैं ना, दे आर लाइक वेक्टर्स। फेजर्स जो है, मैंने कल बताया, वेक्टर्स होते हैं। मतलब आप ऐसे मान सकते हो, ये डायग्राम है ना, इसमें 4 वेक्टर्स दिख रहे हैं। अब देखो, इफ यू लुक एट द EL वेक्टर एंड इफ यू लुक एट द EC वेक्टर, EL और EC को देखो, दिख रहा है? दोनों एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट हैं, मतलब बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, EL एंड EC। सो होगा क्या, इनको आपको वेक्टर की तरह ही डील करना है। यू हैव टू डील देम लाइक अ नॉर्मल वेक्टर्स। तो क्योंकि EL और EC ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुझे अभी क्या करना है, EL और EC का टोटल निकालना है। आई वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ EL एंड EC। तो सिर्फ रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? इट विल बी EL माइनस EC और EL प्लस EC। रिजल्टेंट कितना होगा? EL minus EC. EL माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो हाँ नेट होगा ना, वो होगा EL माइनस EC, बराबर। और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो EL के डायरेक्शन में होगा। इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ EL, क्योंकि EL बड़ा है। देखो, ये डायग्राम के टाइम पे मैंने एक अजम्पशन लिया है। आई हैव टेकन वन सिंपल अजम्पशन दैट EL इज ग्रेटर देन EC। बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर EC बड़ा है तो क्या होगा, वो भी देखेंगे। बट फिलहाल कौन सा अजम्पशन है कि EL ग्रेटर देन EC है।
think EL is more than EC. मतलब voltage across inductor has a greater value than the voltage across capacitor. ठीक है, ये मेरा assumption है. So क्योंकि EL greater than EC है, नेट वेक्टर कितना होगा, EL माइनस EC होगा, और वो EL के डायरेक्शन में होगा. तो देखो मैं रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा हूँ. लुक एट दिस. ये देखो मैंने अभी ये बनाया. ये जो नेट वेक्टर है ना, ये नेट वेक्टर इतना है. ये देखो ये नेट वेक्टर ये EL माइनस EC है, ये वाला. ठीक है. कुछ स्टूडेंट को ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ऐसे कैसे आपने वेक्टर लेके इसको सॉल्व किया वगैरह, मतलब फिजिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा होगा. तो मैं आपको बता देता हूँ. आपको मैंने कल बताया था कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज याद है, उनके लिए फेजेस बनाए जाते हैं. तो देखो अभी ये EL जो है ना, EL एक्चुअली में ऐसा होगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. EL जब यहां पर होगा, जब यहां पर EL होगा, तब उसका फेजर यहां पे आएगा ना सामने ऐसे इधर, बराबर. हाँ, उस टाइम पर EC कहां पर है, EC नीचे की तरफ है, मतलब EC का फेजर ऐसा होगा. उसी मोमेंट पे EC यहां पर होगा. EC यहां पर होगा तभी EC का फेजर इधर है ना, देखो ये देखो. तो EL मस्ट बी ओवर हियर. EL जो है वो पॉजिटिव पीक पर होगा और EC जो है वो नेगेटिव पीक पर होगा, तभी ये दोनों फेजेस ऐसे बनेंगे ना, ये देखो. सो आपने एक बात बता, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन चैप्टर वगैरह किया है ना, उसमें आपने सुना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एक बात Yes, देखो, ये इनको आप एज अ वेव ट्रीट करो. ये जो EL है ना, EL का क्रेस्ट है और EC का ट्रफ है. जब EL का क्रेस्ट है और EC का ट्रफ है, दोनों मिल जाएंगे तो दे विल मेक अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव. sir. Constructive. जिस मोमेंट पे EL अपने पॉजिटिव पीक पर है, उसी मोमेंट पे EC अपने नेगेटिव पीक पर है. इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे ना. डिस्ट्रक्टिव में क्या करोगे, दोनों के एम्पलीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों के एम्पलीट्यूड्स को ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर फेजर्स में भी आपने वही किया ना, आपने EL माइनस EC किया, मतलब आपने डिस्ट्रक्टिव किया दोनों को. तो फेजर्स आर द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग विथ दिस. ठीक है. तो मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया. देखो ये दोनों है ना, ऐसे देखो, ये दोनों जब यहाँ पर है, ये देखो वो एक्चुअली में यहाँ है ऐसे. कल मैंने बताया था कि जब वोल्टेज यहाँ पर होगा तो उसका फेजर इधर आएगा, इधर ऐसे, याद है. वोल्टेज यहाँ पर होगा तो इसका फेजर इधर आएगा ऐसे. तो क्योंकि एक क्रेस्ट पर है और एक दूसरा ट्रफ पर है, दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसी दोनों वेव्स जो एक क्रेस्ट पे और एक ट्रफ है, दोनों मिलेंगी तो डिस्ट्रक्टिव बनाएंगी. यहाँ पर भी वही हो रहा है. और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, मतलब इस सर्किट में भी मैं आपको ये चीज दिखा सकता हूँ कैसे ये EL माइनस EC हो रहा है, पर थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा वो. तो थोड़ा सा मान लेते हैं कि EL और EC सॉल्व करके कितना आएगा, EL माइनस EC. लुक एट इट. अब मैं क्या करूंगा, अब EL माइनस EC में मैं ये ER को ऐड करूंगा. ध्यान से सुनो, EL माइनस EC में मैं ER को ऐड करूंगा. ठीक है. तो एक बात, EL माइनस EC में मैं ER को ऐड करूंगा तो मुझे तीनों का टोटल वोल्टेज मिल जाएगा ना. I want to find out the total voltage across EL, EC and ER. EL, EC, ER का टोटल निकालना है मुझे, टोटल. सो पहले मैंने EL और EC को सॉल्व किया, I got EL माइनस EC. उसमें मैं अभी ER को प्लस कर दूंगा. सो मुझे मिलेगा कंबाइंड टोटल ऑफ ऑल वेक्टर्स. सो अभी देखो, लुक एट दिस EL माइनस EC एंड ER. इन दोनों को देखो, दोनों के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पैलोग्राम बना दिया है. इट्स लाइक अ पैलोग्राम. अब इस पैलोग्राम का मैं डायगोनल बनाऊंगा. So everybody knows पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये देखो, ये मैंने डायगोनल बना दिया. इज इट, ये मैं पैलोग्राम लॉ यूज कर रहा हूँ. तो ये जो डायगोनल बना है, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ EL माइनस EC एंड ER ना. ये किसका रिजल्टेंट होगा, EL माइनस EC और ER का ना. तो ये हुआ क्या, टोटल वोल्टेज अक्रॉस ऑल द थ्री एलिमेंट्स. LCR का टोटल हुआ ना ये वोल्टेज. दिस इज टोटल वोल्टेज अक्रॉस ऑल ऑफ देम. इसको मैं लिखता हूँ E करके. अब E क्यों लिखा है, इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा ना, टोटल वोल्टेज इतना ही निकलेगा जितना E है. जितना E है दैट विल बी द टोटल वोल्टेज अक्रॉस दीस थ्री.
इन तीनों के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा, मतलब ये देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टोटल वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू ई, क्योंकि ये पैरेलल में है ऐसे। सो टोटल वोल्टेज ई निकलेगा, तो ये ई है और ये आई है, दिख रहा है? डायग्राम देखो समझ में आएगा। इन फेजर्स को आपको वैसे ही डील करना है जैसे आप वेक्टर्स को डील करते हो। तो मैंने बोला दो वेक्टर्स, दो फेजर्स को सॉल्व करो, मतलब दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट करो एंड फाइंड आउट द रिजल्ट इन वेक्टर लाइक दैट। तो ऐसे करके मैंने ई निकाला है, इट्स अ टोटल वोल्टेज। एनीबॉडी कैन सी ई और आई में से कौन लीड कर रहा है फिलहाल? कोई आइडिया है ई और आई में से कौन लीड कर रहा है? ये लीड कर रहा है। ई लीड कर रहा है। चलो गुड, लेकिन E is leading by 90 डिग्री और less than 90 डिग्री, क्या लग रहा है? लेस और I में 90 डिग्री। E और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल तो नहीं है, उससे कम एंगल है। ये एंगल है क्या? देखो तो, ये एंगल है ना E और I के बीच में, 90 डिग्री एंगल तो नहीं दिख रही है दोनों के बीच में। देखो मैंने कितनी एंगल लिखी है, फाई लिखा है, फाई। So E is leading right now, but by how much angle? Phi angle, which is this much. देखो इसका पूरा क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे, मैं थोड़ा और क्लियरिटी करूंगा मैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ये। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम ऑफ LCR सर्किट। समझा? ये पहले आप इतना ड्रॉ कर लो, फेजर डायग्राम में ये सब कर लो, ड्रॉ दिस ऑल इन द फेजर डायग्राम प्लीज। अगर आपने समझा है तो अच्छे से ड्रॉ करो। और ये भी लिख लो कि EL ग्रेटर देन EC है, ये मेरा assumption है that EL is greater than EC while drawing this diagram. हो गया? Done with this? ठीक है, सो आई होप कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है, अब ठीक है, ऐसा ऐसा ये क्लियर होगा टॉपिक एक साथ, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है तो इतना क्लियर नहीं होगा कि क्या किया है, ऐसा ऐसा समझा दूंगा मैं। देखो अभी यहाँ पर आपने एक अजम्पशन लिया है कि EL जो था वो ग्रेटर देन EC था, ये अजम्पशन लेके आप लोग आगे बढ़े थे, याद है? हाँ, सो एक बात है, EL ग्रेटर देन EC है, ये पीक वैल्यूज है, ये मतलब इसका मतलब है EL का पीक वैल्यू इज ग्रेटर देन EC का पीक वैल्यू। फेजर्स में पीक वैल्यू की जितना बनाते हैं ना हम लोग फेजर्स, तो आपने फेजर्स में अज्यूम किया कि EL फेजर इज मोर देन EC फेजर, मतलब EL का पीक वैल्यू इज मोर देन EC का पीक वैल्यू। अब एक बात है, EL is a voltage across inductor and EC is a voltage across capacitor. इंडक्टर और कैपेसिटर में से करंट तो सेम ही जाएगा ना, आपने बोला था मुझे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में करंट से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो EL ग्रेटर देन EC लिखा, आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय करंट। ये करंट मतलब मैंने सपोज करंट की पीक वैल्यू से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, करंट तो सेम होगा दोनों में, तो ये करंट की पीक वैल्यू से डिवाइड किया। एनीबॉडी कैन टेल मी नाउ व्हाट विल बी EL अपॉन I? एनी आइडिया? थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, खाली सोचो EL क्या है और उसको अगर I से डिवाइड किया तो क्या बनेगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर वो XL और XC। अरे वेरी गुड, XL और XC। चलो सुमित विश्वकर्मा ने बराबर बताया, XL और XC बनेगा। EL अपॉन I करोगे ना तो XL बनेगा, और EL EC अपॉन I करोगे तो XC बनेगा। चलो करेक्ट है, राहुल नायर ऑल्सो करेक्ट।
एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। हाँ, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। देखो 10 बार मैं आपको बता चुका हूँ, जिनका ध्यान नहीं होता है अभी भी लास्ट टाइम एक बता रहा हूँ। ये ईएल जो है ना, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और आई करंट है। वोल्टेज अपॉन करंट करोगे, वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय करंट थ्रू दैट एलिमेंट, तो रेजिस्टेंस मिलेगा ना उस एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो EL अपॉन I से XL मिलता है। XL इज अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो देखो EL ग्रेटर देन EC जब आपने लिखा ना, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब XL ग्रेटर देन XC होगा। देखो इसका मतलब क्या समझा देता हूं। जब XL ग्रेटर देन XC होता है ना, तभी ही EL ग्रेटर देन EC हो सकता है, अदरवाइज EL कैन नॉट बी मोर देन EC। तो आपने जो फेजर डायग्राम बनाया है वो इसके अकॉर्डिंग बनाया है, XL ग्रेटर देन XC के अकॉर्डिंग। अब देखो ये सिचुएशन को ध्यान से देखो, हर जगह पे यहाँ पे देखो ये जो लिखा है मैंने, हर जगह पे L ग्रेटर देन C हो रहा है ना, XL में भी ग्रेटर देन XC है और EL भी ग्रेटर देन EC, मतलब इंडक्टर बड़ा निकल रहा है कैपेसिटर से। जब इंडक्टर बड़ा होता है ना कैपेसिटर से, इंडक्टर बड़ा नहीं है कैपेसिटर से, इंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बड़ा है कैपेसिटर से ना, L की जो क्वांटिटीज है वो बड़ी आ रही है C से। तो ऐसे सर्किट को ना इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। मतलब राइट नाउ द सर्किट इज इंडक्टिव। अब आप बोलोगे सर्किट इंडक्टिव मतलब, देखो सर्किट में L C R तीनों कनेक्टेड है, L C R तीनों कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसा नहीं खाली इंडक्टर है, तीनों कनेक्टेड है। लेकिन जब L बड़ा निकल रहा है ना C से, L ग्रेटर देन C आ रहा है, तो ये जो सर्किट में मतलब कौन बड़ा है, L बड़ा है, इंडक्टर बड़ा है, तो ऐसे सर्किट को इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। मतलब अभी ये सर्किट का बिहेवियर इंडक्टर के जैसा होगा, द बिहेवियर ऑफ द सर्किट विल बी लाइक अ इंडक्टर, इसलिए इसको इंडक्टिव कहते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर इंडक्टर के जैसा होगा? एक बात बताओ, इंडक्टर के केस में कौन लीड करता है, वोल्टेज की करंट? इंडक्टर के केस में वोल्टेज वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है कैपेसिटर वाले केस में, राइट? तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है। देखो आपका जो ये सर्किट डायग्राम बना है, इसमें भी आपने नहीं बताया कि टोटल वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा है, लेकिन लीड तो कर रहा है ना, यस सर। वोल्टेज लीड कर रहा है। तो मतलब ये कुछ कुछ बिहेवियर इंडक्टर सर्किट जैसा नहीं है। इंडक्टर सर्किट में भी कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। यहाँ पर भी वोल्टेज ही लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो इस सर्किट का जो बिहेवियर है ना, वो थोड़ा बहुत इंडक्टर के जैसा हो जाता है। तो जब भी XL ग्रेटर देन XC होता है ना, मतलब XL ग्रेटर देन XC है, तो ऐसे सर्किट को इंडक्टिव कहते हैं। समझा? ठीक है, ठीक है, ये बाद में आप नोट कर लेना। अच्छा नेक्स्ट, अभी हम लोग एक दूसरा अजम्पशन लेंगे कि सपोज EL जो है ना वो लेस देन EC है। हालांकि हमने फेजर डायग्राम में ऐसा नहीं लिया है EL लेस देन EC, लेकिन हम लोग लेंगे अभी आगे चल के। सपोज EL लेस देन EC है, तो एनीबॉडी अगर इसको सॉल्व करें तो आगे चल के यही आएगा ना कि XC ग्रेटर देन XL। अब कौन बड़ा निकल रहा है? अब कैपेसिटर बड़ा निकल रहा है। कैपेसिटर इज बिगर देन इंडक्टर नाउ। हर चीज जो कैपेसिटर की है वो बड़ी है, तो ऐसे सर्किट को कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं, क्योंकि ये बिहेव भी कैपेसिटर की तरह ही करने वाला है। इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। जैसे कैपेसिटर का बिहेवियर है वैसा ये सर्किट का बिहेवियर हो जाएगा। तो दिस सर्किट विल बी नोन एज कैपेसिटिव। जब XC बड़ा होता है तो कैपेसिटिव सर्किट बोला जाता है, जब XL बड़ा होता है तब इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है। समझा? क्लियर? मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं अभी स्टूडेंट, छोटी सी टास्क दे रहा हूं। ये एक बात बताओ, ये सर्किट आपको याद है ना? ये पूरा समझा है अच्छे से कैसे ड्रॉ किया था मैंने? मतलब क्लियर है ये कैसे एक एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया? यस सर। इसमें मैंने अजम्पशन लिया था कि EL ग्रेटर देन EC है, बराबर? अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, यू प्लीज ड्रॉ वन मोर फेजर डायग्राम, एक और फेजर डायग्राम बनाओ जिसमें EL शुड बी लेसर देन EC। EL छोटा बनाओ EC से, और फिर से आप ऐसा सेम तरीके से इसको सॉल्व करो एंड गेट द टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज E निकालो। कर पाओगे क्या? यस सर। ड्रॉ दिस फेजर डायग्राम अगेन यूजिंग स्केल एंड पेन। स्केल यूज करो प्लीज, मेहरबानी करके।
स्केल यूज करो, ये फेजर डायग्राम फिर से बनाओ, लेकिन ईएल को बड़ा मत बनाओ। हमेशा ईएल बड़ा नहीं होता है, कभी कभी ईसी भी बड़ा हो सकता है। सपोज ईएल को छोटा बनाओ, ईसी को बड़ा बनाओ, और फिर सेम बेसिस पे, जैसे मैंने ये फेजर डायग्राम पूरा कंप्लीट किया था, वैसे सेम बेसिस पे उसको कंप्लीट करेंगे। यू वांट टू ट्राई? करोगे ट्राई? ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, हार्डली 2 मिनट्स आई विल गिव। ट्राई टू ड्रॉ अनदर फेजर डायग्राम विथ ईसी मोर देन ईएल, ईसी मोर देन ईएल। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, ट्राई करो। ठीक है, कुछ जोकर्स हैं जो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो नहीं करेंगे, मुझे पता है, वो जोकर्स ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो ठीक है, जिनका दिमाग थोड़ा बहुत चल जाता है, प्लीज ट्राई करो। पहले आप ईएल और ईसी को उसमें सॉल्व करना, जो बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, और फिर पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है सेम। हाँ, अमन कुमार का हो गया सही, अमन कुमार नहीं, सिर्फ अमन ने। उसमें एक बात है, ये जो पैरेललोग्राम है वो ऊपर की तरफ बन रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है? Downwards. नीचे बनेगा ना पैरेललोग्राम। Yes. तो ये फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, जिन जो बना सकते हैं वो बना लो। या अगर मैं हल्का सा रफली बना देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी फेयर, रफ, ये देखो। कुछ कुछ ऐसा आएगा, देखो। इज इट कमिंग दिस वे? वापस Yes. आप करो, ये टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में आप फाई एंगल दिखा दो। फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपल दिख रहा है, करंट लीड कर रहा है, ऐसे देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं फेजर्स, तो करंट इज लीडिंग। तो करंट लीड कर रहा है क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब इसका जो बिहेवियर है वो कैपेसिटर के जैसा होगा। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है ना, यहां पर भी देखो करंट लीड कर रहा है। इट इज नॉट लीडिंग बाय 90 डिग्री, मे बी लेस देन 90 डिग्री, पर लीड तो कर रहा है। क्लियर विद दिस? समझ गया? ठीक है, सो देखो, ध्यान से देखो प्लीज। एलसीआर सर्किट में ना फेजर डायग्राम अभी आपको क्लियर है कि कैसे हमने फेजर्स डायग्राम बनाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ फेजर डायग्राम के बाद। देखो, फेजर डायग्राम्स में जो आपने वो पैरेललोग्राम बनाया, चलो स्टूडेंट मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज लुक एट इट। आपने जो पैरेललोग्राम एक बनाया था, पैरेललोग्राम नहीं था वो, एक्चुअली रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं इसको पैरेललोग्राम ही बोल रहा हूँ। पैरेललोग्राम का देखो, एक साइड ईआर था, ईआर मतलब वोल्टेज अक्रॉस आर, और एक साइड जो था पैरेललोग्राम का वो था ईएल माइनस ईसी। ये देखो बराबर, सीरीज। देखो ये ड्रॉ करने की नीड नहीं है, इज इट? मैंने ये जो डायग्राम लिया है, मैंने ध्यान से देखो, ये डायग्राम मैंने लिया है, मैंने आपके फेजर डायग्राम से ही ले लिया है, फेजर डायग्राम का थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो ईआर
ये EL माइनस EC और EL माइनस EC और ER इन सबका टोटल जो है वो E है, ठीक है। ये एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो हमने EL माइनस EC इधर ड्रॉ किया है, आप ये मत ड्रॉ करो, चलेगा, यू प्लीज डोंट ड्रॉ इट, इट्स ओके। अब EL माइनस EC में यहाँ पे हटा के अगर मैं इधर बना लूं, EL माइनस EC ना, सपोज मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया EL माइनस EC को और इधर बना लूं, तो उसमें कोई हार्म तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी पता है क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल लॉ की तरह काम करेगा अभी, इट विल बी लाइक अ ट्रायंगल लॉ। देखो, इट इज लाइक अ ट्रायंगल लॉ, ER इज वन वेक्टर, EL माइनस EC इज अनदर वेक्टर, और ये जो ये है डायगोनल जो है, इट्स अ रिजल्टेंट वेक्टर। इज इट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स नाउ? ठीक है, अब आप ध्यान Yes, से sir. देखो ना, हाँ ये बस ऐसा है कि पैराग्राम लॉ से मैंने ट्रायंगल लॉ पे शिफ्ट मार दिया है, बस उतना ही है। अभी बात है, इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इट्स अ राइट एंगल, लुक एट इट। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो आपको ऐसा आएगा, ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो है E का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको रूट लेने पे ये रिजल्ट आएगा, देखो, isn't it? ये मिलेगी ना? Yes, sir. हाँ, अब देखो, यूजुअली मैंने आपको बताता हूँ, अब इसमें मैं खाली एक बात बताता हूँ, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी है, इस फॉर्मूला में पीक वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है कि आरएमएस के लिए, वो हमें नहीं पता। एक बात, ये जो फेजर्स हमने बनाए हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, पीक वैल्यू की जितनी होती है कि आरएमएस की जितनी होती है? ये फेजर्स की लेंथ Sir, peak value जी। तो पीक वैल्यू की जितनी होती है, मैंने कल बताया था वो। तो उस लॉजिक से आप जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सारी वैल्यूज यहाँ पे डाली हुई है ना, ये सब पीक वैल्यूज हैं। ER की पीक वैल्यू, EL की पीक वैल्यू, EC की पीक वैल्यू, बराबर है, आप एकदम करेक्ट हो। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, सपोज आपकी फॉर्मूला बन गई, अब मैं अगर दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दूं, इधर मैं दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दूं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। सपोज दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दिया, तो उससे ही अपने आप आरएमएस भी बन जाएगा। याद है, पीक अपॉन √2 इज आरएमएस ना। सो E जो है ना, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू को डिवाइड बाय √2 करने पे वो आरएमएस वैल्यू देता है। तो यहाँ पर ये आरएमएस के लिए भी वैलिड है और पीक के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, याद रखो। आरएमएस भी डालोगे चलेगा इस फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक चीज बताता हूँ, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये तभी लगानी है जब एसी सर्किट है। इन केस ऑफ एसी सर्किट, द टोटल वोल्टेज E is given by root of ER square plus EL minus EC the whole square। अगर ये डीसी सर्किट होता ना, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर बाय चांस ये डीसी सर्किट होता, डीसी सर्किट में हम ऐसा करते, देखो, डीसी सर्किट में ये फॉर्मूला चल जाती, सिंपली एडिंग ऑल द वोल्टेजेस विल गिव यू टोटल वोल्टेज। यहाँ पर ऐसी फॉर्मूला बन रही है एसी में, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आई एम श्योर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। अब ये ट्रायंगल देखो प्लीज, ये ट्रायंगल वापस देखो, इस ट्रायंगल को मैं वोल्टेज ट्रायंगल बोल देता हूँ। लेट मी कॉल दिस एज अ वोल्टेज ट्रायंगल। आपको अगर बाद में चाहिए ना, आप ट्रायंगल बना लेना, वो रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ खाली ट्रायंगल बना लेना बाद में, ठीक है। तो दिस ट्रायंगल यू कैन ड्रॉ लेटर, ट्रायंगल इज नोन एज वोल्टेज ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो प्लीज, लुक एट दिस ट्रायंगल वेरी केयरफुली। इस ट्रायंगल में ये एंगल फाई होगी, याद है, देखो, आप जाके चेक करो जो फर्स्ट फेजर डायग्राम है, उसमें यही एंगल फाई है, ER और E के बीच वाली जो एंगल है वही फाई है, ठीक है। हाँ, अब एक बात, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल का जो एक एक साइड है, ईच एंड एवरी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल दैट आई एम हैविंग, अगर ट्रायंगल की एक एक साइड को मैं I से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल बाय I, ये देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखो I क्या है, I इज अ करंट रनिंग थ्रू द सर्किट। करंट तो तीनों एलिमेंट्स में से सेम ही पास होगा ना। तो अगर एक बात, किसी भी ट्रायंगल को तीनों साइड्स को आपने I से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है पता है, एक एवरी साइड विल बी रिड्यूस बाय I टाइम्स ना, हर एक साइड जो है वो I टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो एक नया ट्रायंगल बनेगा, यू विल गेट अ न्यू ट्रायंगल, बट दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द प्रीवियस ट्रायंगल। देखो,
ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, इफ यू डिवाइड द 3 साइड्स बाय सेम नंबर, तीनों साइड्स को आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे, मतलब ऑल द 3 साइड्स विल रिड्यूस बाय सेम टाइम, तीनों जो साइड है ना वो i टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो एक छोटा वाला ट्रायंगल बन जाएगा. You will get a one smaller triangle, but it will be similar to this triangle. हाँ. अब थोड़ा सोच के देखो, E upon I करके क्या मिलता है यूजुअली, E upon I करके रेजिस्टेंस मिलता है. तो देखो अगर आप यहाँ पे करोगे ना ER upon I, ER upon I, तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब एक नया ट्रायंगल मिलेगा जिसका जो ये साइड है ना, दिस साइड विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस. अच्छा ये साइड देखो, ये इसको आप, ये साइड की लेंथ कितनी थी, EL माइनस EC था इसका लेंथ. EL माइनस EC को आपने I से डिवाइड किया, I को सेपरेटली दे दो, गिव दिस सेपरेटली I, EL अपॉन I करोगे ना, EL अपॉन I, इट विल बी XL, EC अपॉन I किया, सो इट विल बी XC. बराबर, I को सेपरेट कर दो ना. लास्ट एक बात है, ये जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज वाज E ना, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी थी, E थी. बराबर, ये E क्या था, E इज अ टोटल वोल्टेज, E टोटल वोल्टेज है डिवाइडेड बाय I. एक बात था, अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, सर्किट का टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट, तो इससे मुझे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी कि सिर्फ XL मिलेगा या XC मिलेगा, ऐसा कुछ होगा. टोटल रेजिस्टेंस. total resistance. तो अगर आप ऐसा करोगे ना, E अपॉन I, इट्स लाइक टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी. टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं, देखो Z, मतलब Z से डिनोट करेंगे. अब आप ये Z एक नया टर्म आ गया ना, Z क्या है पता है, Z इज अ टोटल ऑपोजिशन which is given by LCR together to the current. इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर मिलके जो टोटल रेजिस्टेंस दे रहे हैं सर्किट में, उसका ओवरऑल ऑपोजिशन जो मिल रही है वो Z है. Z मेजर्स ओवरऑल ऑपोजिशन. ठीक है, तो एक काम करो, ध्यान से समझ लो, मैं एक बार वापस बता देता हूँ. आप ये ट्रायंगल उठाओ, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को आप सेम नंबर से अगर डिवाइड करोगे ना, अगर ट्रायंगल के तीनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड बाय सेम नंबर करोगे ना तो एक नया ट्रायंगल बन जाएगा. एवरी साइड विल रिड्यूस बाय सेम अमाउंट, हर साइड सेम अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, तो एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एक दूसरे के, सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे. लेकिन तीनों नंबर्स, तीनों साइड्स को मैंने I से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय I करने पे जो ये नया ट्रायंगल बनेगा ना, इसमें एवरी साइड विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इसमें जो Z बना है, Z मैंने क्या बताया, Z इज द ओवरऑल ऑपोजिशन, Z measures the overall opposition given by LCR together, given by inductor, capacitor, resistor together to current ना, opposition given to current. Z का एक नेम भी है, Z जो है ना, Z ओवरऑल ऑपोजिशन है, टोटल ऑपोजिशन. Z का एक नेम है, Z is known as impedance. Z को ये नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, impedance. क्या नाम है, इम्पीडेंस. अब आप इंग्लिश लैंग्वेज में इम्पीडेंस का मतलब चेक करोगे ना, डिक्शनरी में जाके इम्पीडेंस का मतलब चेक करो. इम्पीड मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, किसी को अपोज करना, किसी को रोकना, किसी को तंग करना, किसी को ब्लॉक कर देना, उसी को बोलते हैं इम्पीड करना. इम्पीडेंस मतलब वही होता है, ऑपोजिशन, किसी को रोकने को बोलते हैं इम्पीडेंस. ठीक है, कोई भी रुकावट को ही इम्पीडेंस बोलते हैं. तो Z denotes the overall opposition, but it is not, Z is not called as a resistance. Z is known as impedance. It's the overall opposition. ठीक है, और आपको मैंने कल उस दिन XL और XC का नेम बताए थे. XL और XC को मैं रिएक्टेंस बोल सकता हूँ, और ये जो R है वो तो रेजिस्टेंस है. So can I say impedance is a combination of resistances and reactances? ऐसा बोल सकता हूँ ना. ठीक है, समझा ये. अब किसी को अगर Z की फॉर्मूला चाहिए, मतलब आपको चाहिए Z कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है. यू सी दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप पाइथागोरस अगर लगाओगे ना तो आप Z की फॉर्मूला बना सकते हो. पाइथागोरस लगाओ तो you'll get R square plus XL minus XC the whole square is equal to Z square. Pythagoras. So Z will be given by this formula. Pythagoras से आ जाएगा.
तो ये Z की फॉर्मूला है, मतलब ओवरऑल ऑपोजिशन निकालने की फॉर्मूला है, और ये E की फॉर्मूला है, मतलब टोटल वोल्टेज निकालने की फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक। जिनको ये पूरा समझ रहा है, हाँ सर एकदम क्लियर है, थोड़ा एक आंसर दो मुझे। अगर मैं ये E अपॉन Z कर दूं, E इज द टोटल वोल्टेज ऑन द सर्किट, Z, E अपॉन Z से क्या मिलेगा? एनी आइडिया? ओवरऑल करंट। ओवरऑल हाँ, ओवरऑल करंट है, मतलब करंट ही मिलेगा ना, करंट तो एक ही फ्लो होगा सर्किट में। यस, ठीक है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, चलो गुड, कुछ लोगों का तो दिमाग चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आज खाली लास्ट क्या करो, वोल्टेज ट्रायंगल बना लो, ड्रॉ दिस वोल्टेज ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बना दो, इसको हम लोग नाम देते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, इट्स समटाइम नोन एज इम्पीडेंस ट्रायंगल। और जो फॉर्मूलाज हैं वो सब लिख लो प्लीज, फिनिश इट। ठीक है, ये जब आप फर्स्ट टाइम ये सब न्यू चीजें देख रहे हो ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट एज द टाइम पासेस आपको आराम से ये सब समझ में आ जाएंगे चीजें। ठीक है, पूरा नोट कर लो, उसके बाद वी विल स्टॉप।